प्लासी का वॉर जीतने के बाद आपको मैंने कल बताया था कि अंग्रेजों ने क्या किया कि टैक्स कैसे कलेक्ट करना है किसानों से, इसके लिए उन्होंने क्या किया, अलग अलग फॉर्म्स लाने शुरू किए। उसमें बेसिकली 4 फॉर्म्स लाए। उसमें पहला था परमानेंट सेटलमेंट का, फिर तुम्हारा रैयतवाड़ी का, ऑलमोस्ट किसानों पर डिपेंडेंट, और तीसरा था महालवाड़ी, ये वेस्टर्न यूपी में आया था। वहां पे महाल समुदाय होता है जो मुखिया की तरफ परंपरागत रूप से मुखिया कहलाता है। तो इसके लिए 3 फॉर्म लाए। और चौथा होगा स्तंभधारी बंदोबस्त, जो मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया है। मेनली 3 है, उस तीनों को तुम देख लोगे कि अंग्रेजों ने टैक्स कलेक्ट करने के लिए क्या क्या हथकंडे अपनाए और वो इन सिस्टम से क्या क्या नुकसान हुआ भारत को। पहली बात, तो अंग्रेज जो कुछ भी आए, एक मैंने कहीं मीम से देखा था कि एक अंग्रेज था, उसने बोला कि ताजमहल इंडिया में क्यों है, ताजमहल इंडिया में क्यों है। तो अंग्रेज ने कहा कि ब्रिटिश इसको उठा के नहीं ले जा सकते थे, भारी था इसलिए, हल्का होता तो ले जाते। और हमने हिस्ट्री में पढ़ा भी तो है कि ब्रिटिशर्स को जब जब मौका मिला, चौखट केवाड़ी लोटा थारी बटिया अत्तर पत्थर जो मर्जी हुआ उठा करके ले गए। इवन यहाँ पर जमीन तक को नहीं छोड़ रहे थे, उनका बस चलता ना, तो मिट्टी को काटते, इकट्ठा करते, जहाज में भरते और लेके चले जाते। तो मिट्टी उनके पास का तो था नहीं, उन्होंने दिमाग में बैठा लिया था जितना ज्यादा हो सके टैक्स कलेक्ट कर लेंगे, जितना ज्यादा हो सके यहाँ की मिट्टी को खराब कर देंगे ना, मिट्टी खराब कर देना, मिट्टी खराब कर देंगे और यहाँ का जितना भी ट्रेडिशनल चला रहा है सारे सिस्टम को बैन लगा देंगे। सबसे पहले क्या लाया उन्होंने, लाया परमानेंट सेटलमेंट, अस्थाई बंदोबस्त। ये लेकर के आया, तुमको याद कर रख लेना है जीवन में। मैं 12वीं के लिए नहीं बोल रहा हूँ, आगे के लिए बोल रहा हूँ। तुम्हें आगे कहीं भी कुछ भी ढंग का पढ़ना है, जीवन में नौकरी लेना है, तो याद कर लेना कि अस्थाई बंदोबस्त, ये जो परमानेंट सेटलमेंट है, ये परमानेंट सेटलमेंट जो है ये लॉर्ड कॉर्नवालिस लेके आया था। और कब लेके आया था? 1793 में लेके आया था। लॉर्ड कॉर्नवालिस गवर्नर जनरल था उस टाइम पे बंगाल का, क्योंकि बंगाल का गवर्नर जनरल ही पूरे देश का गवर्नर जनरल माना जाता था उस टाइम पे। 1857 के बाद बंगाल का गवर्नर जनरल का पोस्ट खत्म हो गया और गवर्नर जनरल का पोस्ट बन करके आया था, जो आपको पता ही है। कौन था पहला गवर्नर जनरल? नहीं, 1857 के रिवॉल्ट के बाद विलियम बेटिंग, लॉर्ड विलियम बेटिंग था ना लास्ट और पहला। तो याद रखने दिमाग में कि उस टाइम पे लॉर्ड कॉर्नवालिस था, जो 1793 में अस्थाई बंदोबस्त लेकर के आया था, परमानेंट सेटलमेंट। ये लागू कहाँ हुआ था? ये लागू हुआ था तुम्हारा बंगाल में, मतलब आज का बंगाल और उस टाइम का बंगाल, मतलब आज का बांग्लादेश, बंगाल और आज का वेस्ट बंगाल। तो बंगाल में, बिहार में, उड़ीसा में। अब मोटे तौर पे आप कह सकते हो बबुआ कि ये तीनों का तीनों तो एक ही था, बंगाल, बिहार और उड़ीसा। यूपी में लागू हुआ मेनली बनारस साइड, ठीक है ना, क्योंकि बनारस का जो रेंज आता है वो अपने आप में बिहार और झारखंड से अटैच्ड है, ठीक है ना। और फिर आता है कर्नाटका में, कर्नाटक में भी कहाँ पे? नॉर्थ कर्नाटका में ज्यादा इंप्लीमेंट किया गया था। और मेनली इन जगहों पर परमानेंट सेटलमेंट, अस्थाई बंदोबस्त लाया था। कौन लेके आया था? अंग्रेज, लॉर्ड कॉर्नवालिस। लाने का मतलब क्या था कि टैक्स कलेक्ट करना था। क्या करना था? टैक्स। उन किसानों से भू राजस्व लेना था उनको किसी भी तरह से, है ना। तो भू राजस्व लेने के लिए, टैक्स लेने के लिए एक नया तरीका लेकर के आया और वो मेनली इन जगहों पर इम्प्लीमेंट किया गया। तो कह सकते हैं उस टाइम का 19% हिस्सा था ब्रिटिश इंडिया का जहां पर ये लॉ लागू होता है। इसको याद रखना, कितना परसेंट हिस्सा? 19% हिस्सा था ब्रिटिश इंडिया का जहां पे परमानेंट सेटलमेंट लागू होता है। आप लिखो, ऐसे लिखोगे कि उस 19% ब्रिटिश इंडिया का हिस्सा था। किसमें शामिल था? परमानेंट सेटलमेंट। मतलब कि जितने एरिया में परमानेंट सेटलमेंट किया गया ना, वो कितना परसेंट था? 19% का टोटल एरिया था। अब मेनली वहां पर ये लैंडलॉर्ड, जमीन का मालिक कौन होता था? कल मैंने आपको बताया था, जमीन का मालिक, है ना, ये गाना है ना, राज करेगा मालिक। तो यहाँ जमीन का मालिक कौन होगा? जमींदार होगा। कौन होगा? जमींदार होगा। और
जमींदार क्या करेगा, जमींदार यहाँ पे नीचे में किसानों से क्या लेगा, टैक्स लेगा। अब वो टैक्स लेकर के किसको देगा, ईस्ट इंडिया कंपनी को देगा, है ना। और वो कितना परसेंट टैक्स लेता था, 89%। वेरी गुड, मैंने कल पढ़ा है, कुछ लोगों को याद वाद है। 89% टैक्स लिया, कौन लिया, ईस्ट इंडिया कंपनी लिया। और 11% बोला जमींदार को तुम रख लो। ससुरे थे क्या, जमींदार। यहाँ तो नौकर बनना ना मंजूर करे, हम बनेंगे हम जमींदार और 89% टैक्स हम देंगे ईस्ट इंडिया कंपनी को, और 11% में हमारी सारी हेकड़ी होगी। तो ऐसी हेकड़ी से विद्रोह कर देना वो बढ़िया, कुछ गाली निकल देगा मुझसे इसलिए मैं कम बोलूं, है ना। तो 89% हिस्सा जो है कौन ले रहा है, अंग्रेज ले रहा है। तो याद रखिएगा इसमें, इससे क्या हुआ। अब सोचो किसी भी देश का, एक देश है कितना भी डेवलप है, कितना भी अमीर है, सोने की चिड़िया है क्यों नहीं हो, लेकिन उसके कमाई का अगर ऑलमोस्ट 90% हिस्सा कोई थर्ड पार्टी ले जा रहा है, जिसका यहाँ से कोई मतलब नहीं है। तो सोचो देश के कमाई का हर साल 90% हिस्सा विदेश जा रहा है। 90% हिस्सा जिस देश के कमाई का विदेश जा रहा है, वो देश डेवलप कैसे करेगा। और यही बात होता है, हराम में खाने वाले का सारा धन दौलत हराम में चला जाता है। कौन सा लंदन आज के डेट में लंदन रह गया पहले वाला, जाकर देखो, सब इंडियन पाकिस्तान में भर गया है। अब लंदन वाला अलग परेशान है। आपने लोगों को बस तंग किया, और ये इतना इतना हिस्सा लेकर के चलेगा। जब इतना हिस्सा लेके जाओगे तो क्या आएगा, इकोनॉमिक क्राइसिस आएगी ना, अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचेगा ना। तो क्या हुआ, अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचा, और क्या हुआ होगा, जो किसान होंगे उन्होंने खेती करना बंद कर दिया होगा, और क्या हुआ होगा, भूखमरी आ गया होगा, है ना। और परंपरागत रूप से जो नियम बना हुआ था वो नियम खत्म हो गए होंगे, टूट गए होंगे। तो ये नुकसान और था किसका, अस्थायी बंदोबस्त लाने का, परमानेंट सेटलमेंट जब लाई थी, कौन लाया था, लॉर्ड कॉर्नवालिस लाया था। दूसरा है रैयतवादी। अंग्रेजों को लगा यार इससे ठीक से हम कलेक्शन नहीं कर पा रहे, है ना, और किसान जो है खेत में छोड़ दे रहा है, खेती करना किसान पसंद नहीं करता है। अरे मिट्टी हमारी, धरती हमारा, मेहनत हमारा है, रिसोर्स हमारे, खून पसीना हम लगाए, और सारा कमाई तुम लेके चले जाओ। ऐसे थोड़ी होता है, कोई भी देश ऐसे नहीं चलता है कि अगर मेहनत करे किसान हो ना, अगर कुआं खोदेगा किसान तो पानी भी किसान पिएगा, अगर फसल लगाएगा किसान तो फसल भी किसान खाएगा। तो इतना ज्यादा आप किसी पे प्रेशराइज कर दोगे, इतना ज्यादा किसी को आप चाहो तो उसको तंग कर दे, परेशान कर दे, तो वो आदमी उस काम को छोड़ देगा, वो कोई और ऑप्शन तलाशेगा। तो उस टाइम पे भी किसानों को लगा, छोटे छोटे किसान थे भाई, वो कमा रहे थे और उनके खुद का पेट नहीं भर रहा था, उन्होंने छोड़ दिया खेती करना, बंद कर दिया। तो अब खेती जब बंद कर देंगे, अब अंग्रेज तो इतने थे नहीं मेहनती कि जो खेती कर सके। खेती करना या डेली वेज में कोई काम करना ना, मजदूरी करना, अगर तुम नॉर्मल भाषा समझो, मजदूरी करना सबके बस का नहीं होता है, सब नहीं कर सकता है। तुम्हें लगता हो कि फलाना मजदूरी कर लेता है, चिलाना मजदूरी कर लेता है, आप करके देख लीजिए, आपके बस का हो तो कुदाल नहीं उठेगा आपसे, नहीं उठेगा। और यहाँ सोचो आप देखने के कंस्ट्रक्शन साइट पे 40 मंजिल 25-50 मंजिला जाना होता है इमारत पे, और एक प्रेग्नेंट महिला माथे पे ईंट उठा के चल रही होती है, क्योंकि भूख क्या ना करवा दे इंसान से, लोग भूखमरी से हटने लग गए थे। तब अंग्रेजों को लगा कि अगर ऐसे करेंगे तो लोग हमारा टैक्स आना बंद हो जाएगा। तो दूसरा व्यवस्था लाया रैयतवादी। रैयत एक तरह से कह सकते हैं कि जमीन को कहते थे रैयत, है ना। तो ये लेके आया टॉमस मुनरो। कौन लेके आया था, टॉमस मुनरो 1820 में लेकर के आया रैयतवादी प्रथा, है ना। अब ये प्रथा लागू कहाँ पे हुआ, बॉम्बे में। याद रखना, मैं कल के क्लास में आप लोगों से पूछूंगा कौन सा प्रथा कहाँ लागू हुआ था, कहाँ से हटा था, क्योंकि अगर आपको जब मैंने बता दिया, ये देखो मैंने यहाँ पे लिख दिया है 2026, ये 26 में आना है, कहाँ पे 26 में, बोर्ड के एग्जाम में आपका ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो पूछा जाएगा, वरना फीस वापस वाली सिस्टम है। ये देख लो यहाँ बोर्ड पर लिखा हुआ है, एग्जाम में आना है तो आना है। जैसे हर साल बोलते हैं वीडियो बना के बोला करूंगा, ये क्वेश्चन आएगा, ये क्वेश्चन आएगा, ये क्वेश्चन आएगा,
सब करते हैं ड्रामा, हम भी ड्रामा कर लें थोड़ा सा। तो ध्यान रखना ये तुम्हारा आएगा तो आएगा, ठीक है। और कहाँ पे लागू हुआ था? बॉम्बे में और मद्रास में, साथ साथ असम में। अब देख रहे हो भारत के किस किस हिस्से में लागू हो गया। बॉम्बे बात करें तो पश्चिम दिशा में है हमारा, है ना। मद्रास सीधा साउथ में, और ईस्ट में जाओगे तो आसाम है। तो ले दे के पूरे भारत के हर कोने में जहाँ की खेती अच्छी थी वहां पे इन्होंने लागू कर दिया। मतलब कि ब्रिटिश इंडिया का 15% हिस्सा पर ये कानून लागू हुआ था। एग्जाम में अगर ये पूछ दे किसी भी एग्जाम में, रेलवे, एसएससी, बैंक, यूपीएससी, बीपीएससी, तो ध्यान रखना अगर आगे भविष्य में इंटरेस्ट हो पढ़ाई करने में तो कि कितने प्रतिशत हिस्से पर लागू किया गया था ये व्यवस्था, तो कहोगे आप 15% पे लागू किया गया था। कितने में किया गया था? 15% हिस्से पे, ठीक है ना। बाबू यहाँ कुछ नहीं होगा उसमें। दूसरा, इसमें पहले वाले में क्या था? ऑनर कौन होता था? जमींदार। जमीन का ऑनर कौन था? जमींदार। तो किसानों ने क्या किया? खेती करना छोड़ दिया। जब किसानों ने खेती करना छोड़ दिया तो क्या लगा मुनरो को, यार किसान को ऑनर बनाओ। जमींदार तो फालतू में बीच में मीडिएटर बना हुआ है ना, वो तो बीच में दलाली कर रहा है, उसको हटाओ। और उन्होंने क्या किया? किसान को ही ऑनर बना दिया। अब किसान बेचारे को किसी भी जमींदार को टैक्स देने की जरूरत नहीं है। याद रखना, मुनरो ने किसान को मालिक बनाया और कॉर्नवालिस ने जमींदारों को मालिक बनाया। दिमाग में रखा, ध्यान रख लेना। जमींदारों का मालिक कौन था? कॉर्नवालिस। और किसानों का मालिक कौन था? मुनरो, है ना। तो याद रखना, थॉमस मुनरो ने कहा कि जब जमीन किसान का है, खेती किसान कर रहा है, फसल किसान उगा रहा है, तो टैक्स देने का भी हकदार कौन है? किसान। और कितना % टैक्स रखा? 33 से 55। ये डिपेंड करता था किस पे? मिट्टी पे, सॉइल पे, और किस चीज पे? फसल पे। कौन सी फसल लगा है उस हिसाब से टैक्स लगता था उस टाइम पे। तो 33 से 55% का टैक्स स्लैब में रखा गया था। और डायरेक्ट किसको टैक्स देना पड़ता था? सीधे ईस्ट इंडिया कंपनी को टैक्स देते थे कौन? किसान, ठीक है ना। मेनली क्या था यहाँ पर? ये था किसका? जब रैयतबाड़ी प्रथा लागू की गई थी 1820 में। 1820 में जब रैयतबाड़ी लागू किया गया तो जमींदार को मालिक से हटा करके साइड कर दिया गया, किसान को मालिक बनाया गया। और तीसरा लागू हुआ था महलवारी। ये किया था लॉर्ड विलियम वेटिंग ने। किसे किया था? लॉर्ड विलियम वेटिंग ने। कब किया था? 1833 में। ये रट लो, रटवा देंगे अभी पे। 1833 में विलियम वेटिंग लेके आया था। कहाँ पे? वेस्टर्न यूपी। यूपी मैंने लिखा है, पूरा यूपी नहीं है। वेस्टर्न यूपी, एमपी और पंजाब। पंजाब मतलब आज का हरियाणा और हिमाचल भी, और पाकिस्तान भी, ध्यान रहे। पंजाब मतलब आज का हरियाणा, हिमाचल और पाकिस्तान, जैसे लाहौर, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, ये सारे जगहों पर लागू हुआ था, ठीक है ना। अब ये टोटल कितने लैंड पे? 30% लैंड पे लागू हुआ था। ब्रिटिश इंडिया के 30% लैंड पे ये नियम लागू हुआ था। और इस नियम में गांव वाले होते थे जमीन के मालिक। अब किसान भी जमीन का मालिक नहीं रहा। अंग्रेजों को जिसको जब जिस तरह से यूज करना था उन्होंने यूज करते गए। कभी तू मालिक, कभी तू मालिक, कभी तू मालिक बनेगा, कल तू मालिक बनेगा, तू भी मालिक बनेगा। तो ऐसे करके अंग्रेजों ने सबको मालिक बनाया कि तू मालिक। और टैक्स कौन देता था? तो जमीन का मालिक गांव वाले। तो टैक्स पे करने का अधिकार होता था गांव के मुखिया पर। मुखिया जानते हैं तुम लोग? जिसको कहीं कहीं सरपंच, कहीं प्रधान, कहीं मुखिया बोलते हैं, है ना। तो गांव का मुखिया होता था जो टैक्स देता था। और कितना % टैक्स स्लैब था? 60%। पूरे प्रोडक्टिविटी का 60%। तो ये अंग्रेज को भी सरकारी सिस्टम पता था। पहले 89% पे उठा के लाया, ठीक है। और फिर कहा रुको, हम तुमको राहत देंगे। और फिर खींच के कितना पर ले आया? 33 से 55 पर। लोगों को लगा राहत मिल रहा, फिर उठा कर 60 पर कर दिया। और फिर बढ़ा देंगे आगे चल के। अब पब्लिक याद रखेगी, अरे ये तो 33 था। पब्लिक याद रखेगी, अरे तो 89 से ना 60 पर है। पहले तो 89 था ना, अब तो 60 ही है। तो पब्लिक जिंदा रहने का सोच रही। तो सरकार कह रही है तुम जिंदा रहोगे, हम तुम्हें जिंदा रखेंगे, लेकिन अपने तरीके जिंदा रखेंगे। तो ये 3 पॉलिसी लेकर के आए थे
जो तुम्हारे पास लैंड रेवेन्यू सिस्टम जो था, भू राजस्व व्यवस्था, अंग्रेजी बोलते लैंड रेवेन्यू सिस्टम, इसके तहत अंग्रेज का 3 मेल था। इस तीनों को आप नोट कर लो एक बार, और जहां पे डाउट तो पूछ लेना मेरे से।